हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी बताया है इसका। क्वेश्चन इज दैट चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फ्रैलिटी का मतलब आपको बताना था, लेकिन अपोजिट मीनिंग में आपको बताना था। फ्रैलिटी का मतलब होता है कि लूजनेस या कह सकते हो कमजोरी। ठीक है, तो अगर आप इसका अपोजिट वर्ड निकालेंगे देन आपका आंसर हो जाएगा, योर आंसर विल बी स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? तो ये तो आप लोगों ने बताया भी था, और जो लोगों ने नहीं बताया था, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जान भी लें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला है डाइडैक्टिक पोएट्री में। तो जो डाइडैक्टिक पोएट्री होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, यहां पे मीन्स होना चाहिए था। उसका मतलब क्या होता है? देखिए, पोएट्री के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो काफी डिटेल में आपको समझ में आएगा। देखिए, बेसिक आप थोड़ा सा समझ लीजिए पोएट्री के बारे में क्या होता है। पोएट्री जो होती है वो लिटरेचर का एक पीस होती है, या आप कह सकते हो, अगर आप इसकी डिफिनीशन को लिखो तो आप लिख सकते हो पोएट्री। आप लोग इस सब चीजों को नोट कर लिया करो, क्योंकि लिटरेचरी टर्म में अदर एग्जाम्स के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे रीट हो गया आपका। अब रीट जो ऐसा एग्जाम है जो कि आपको डायरेक्ट नौकरी दिला सकता है, तो ये चीजें नोट कर लिया करो। ठीक है, पोएट्री इज अ पीस ऑफ लिटरेचर। पोएट्री इज अ पीस ऑफ लिटरेचर, जो कि मैंने आपको बताया भी। पोएट्री जो होता है वो एक पीस होता है लिटरेचर का। ठीक है, अब ये लिखा कैसे जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, जो कि रिटन इन रिटन इन मीटर रिटन इन मीटर और वर्स। ठीक है, और वर्स। ठीक है, जो किसमें लिखी जाती है, मीटर या वर्स में लिखी जाती है। देखो, मीटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छंद। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे छंद। ठीक है, तो पोएट्री जो होती है वो बेसिकली मीटर या वर्स में लिखी जाती है। जैसे आप लोग देखते नहीं है लास्ट में, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो स्टार का क्या आया, लास्ट में आर आया, प्रोनाउंसिएशन आपका स्टार आया। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर आया, फिर इस दोनों के प्रोनाउंसिएशन में क्या आ गया, आर आर आ गया। तो राइमिंग स्कीम एक तरह से मिलाने की, यानी कि पढ़ने में अच्छा लगे हमें, वो पढ़ने में एक रिदम उसमें मिले, राइमिंग स्कीम मिले, तो वो अच्छा लगता है, उसे पोएट्री बोलते हैं। ठीक है ना? अब याद रखिए कि जो पोएट्री होती है, अगर हम बात करें पोएट्री के बारे में, तो पोएट्री दो टाइप की होती है। एक होती है नरेटिव पोएट्री। ठीक है, एक होती है नरेटिव पोएट्री, और दूसरी होती है नॉन नरेटिव पोएट्री। दूसरी होती है नॉन नरेटिव पोएट्री। क्लियर हो गया? तो नरेटिव पोएट्री जो होती है वो, अगर इसको आप समझोगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ध्यान से समझ लो पहले। नरेटिव पोएट्री जो होती है ये क्या करती है, तो ये किसी भी कविता के या जो पोयम होती है नरेटिव पोएट्री के अंदर, जो पोयम्स होती हैं, दैट टेल्स अ स्टोरी। पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, उसे बोलते हैं हम नरेटिव पोएट्री। क्लियर हो गया? और जो पोएम्स होती हैं नॉन नरेटिव के अंदर, इसमें क्या होता है, पोएट के थॉट, पोएट जो होता है, जो पोएम्स लिखा होता है, वो अपने थॉट को वहां पे रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो पोएम्स इसके अंदर होती हैं, नॉन नरेटिव पोएट्री के अंदर जो पोएम्स होती हैं, पोएम्स दैट कंटेन पोएम दैट कंटेन थॉट्स ऑफ पोएट। ठीक है, थॉट्स ऑफ पोएट। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इस नॉन नरेटिव पोएट्री के अंदर एक चीज आपको मिलेगा कि इसमें एक स्टोरी बताई जा रही है, और नॉन नरेटिव पोएट्री में थॉट बताया जा रहा है। ठीक है, अब स्टोरी के माध्यम से आप किसी भी चीज को सीख सकते हो या सिखा सकते हो, या आपको सिखाया जाता है स्टोरी के माध्यम से। थॉट के माध्यम से आप पोएट के विचार को उस पोएट्री के थ्रू आप देखते हो कि पोएट क्या सोच रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। क्लियर हो गया? अब नॉन नरेटिव पोएट्री, अगर नरेटिव पोएट्री की बात करें तो इसमें दो टाइप की पोएट्री आती है। एक आती है एपिक आती है, दूसरी आती है बैल्ड। ठीक है ना? दूसरी आती है बैलेट। ठीक है, अब इसके अंदर जो होते हैं चार तरह के आते हैं। एक आता है लिरिक, दूसरा आता है आपका सोनेट, हालांकि ये इतना डिटेलिंग आपसे पूछा नहीं जाएगा कहीं पे। एक आता है ऑड, और लास्ट है आपका, वो आता है एलेगी।
क्लियर हो गया। तो चार तरह की नॉन नरेटिव में आती, यानी इतनी ये जो पोएम्स होती हैं इसके अंदर पोएट अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर जो पोएट होता है उसमें एक किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है पोएम के थ्रू। क्लियर हो गया। तो एपिक एंड बैलेड जो होती है वो स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो आप पोएट के थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। यहां लिखा गया है डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक पोएट्री का मतलब क्या होता है? तो डाइडैक्टिक पोएट्री का मतलब भी होता है आपके एपिक एंड बैलेड का, जब आप पार्ट्स करोगे या इनके टाइप्स को पढ़ोगे तो इसमें अंदर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये क्या कर रही होती है, देखो पोएट्री में दो ही चीज होगी, या तो स्टोरी होगी या थॉट होगा। स्टोरी से आप किसी चीज को सीख सकते हो या सिखा सकते हो। तो इंस्पायर करना नहीं होता है, ठीक है, सीखना या सिखाना होता है। मैंने दो वर्ड बोला है, प्लीज यानी रिक्वेस्ट करना, ये गलत है। इन्फॉर्म करना भी नहीं होता है, ये भी गलत है, क्योंकि हम थॉट्स की बात कर रहे हैं तो थॉट्स को देख सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, वो होता है पोएट्री विच टीचेस। सिंपल, आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ नरेटिव एंड नॉन नरेटिव को सीख लो ना, तब भी इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। नरेटिव का मतलब होता है जिसमें हम स्टोरी के माध्यम से किसी भी चीज को जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसको समझा रहे होते हैं, और थॉट्स के माध्यम से जब हम किसी चीज को पाठक को समझा रहे होते हैं तो वो होता है नॉन नरेटिव। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा पोएट्री विच टीचेस, जो हमें कुछ सिखाती है, जो हमें कुछ क्या करती है, बताती है। क्लियर हो गया। मोरल या मैसेज को कन्वे करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको सबसे सही फॉर्म भरना है वर्ब का, जो कि यहां पे सही होगा। आइदर मुन्नी और चुन्नी डैश लॉस्ट हर पेन। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आइदर और के साथ जो सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, इनमें आप कंफ्यूज रहते हो कि किसने इस काम को किया है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो वर्ब यूज होता है, आइदर और के साथ जो वर्ब यूज होता है दो सब्जेक्ट के कारण, वो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। किस फॉर्म में यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो ये रूल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम सिंगुलर फॉर्म वर्ब की बात करेंगे तो ओनली हैज, हैज जो है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, हैव भी प्लूरल होता है, ये ऑलरेडी दोनों फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, और विल हैव भी जो होता है ये आपका प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, खैर सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। कौन सा ऐसा वर्ड है जो रॉन्गली यूज किया गया है? तो भैया ऑप्शन पे तुरंत भाग जाओ। लूज लिखा गया है, अंडरलाइन कर लो। इफेक्ट लिखा गया है, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, बैडली लिखा गया, अंडरलाइन कर लो। और फॉरेन लिखा गया, अंडरलाइन कर लो। अब देख लीजिए कि कौन सा गलत तरीके से यूज किया गया। तो इन्हीं चारों शब्द के ऊपर हमें ध्यान से समझना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सी चीज है जो गलत तरीके से यूज की गई है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको लिखा गया, इफ यू लूज योर पासवर्ड, लॉस योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री। तो आई होप यू लॉस बिल्कुल सही लिखा गया है, फॉरेन भी सही लिखा गया है। ठीक है, कंट्री, इट विल इफेक्ट। इफेक्ट जो है वो, इफेक्ट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। देखिए, इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट का जो मतलब होता है, उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए था, अफेक्ट यूज करना चाहिए था। क्योंकि इफेक्ट जो है, ठीक है, इफेक्ट जो है वो किस तरह से होता है, मैंने अभी मैंने इस चीज को समझाया है। जस्ट जो हमारा कोर्स में एक वीडियो का पढ़ा हुआ है जिसमें हम लोग वर्ब के फॉर्म को पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने इफेक्ट अफेक्ट को बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ध्यान से कि इसके बाद हमें अफेक्ट यूज होना चाहिए था, अफेक्ट यूज होना चाहिए था, अफेक्ट यू बैडली। तो सबसे जो गलत तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है वो इफेक्ट यूज किया गया है। इफेक्ट नहीं यूज होगा, यहाँ पे अफेक्ट यूज होगा। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बिल्कुल आंसर नंबर बी होगा, पोएट्री टीचेस शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। तो जो पोएट्री होती है उसको पढ़ाने का, उसको पढ़ने का क्या प्रोसेस होता है, या कह सकते हो कि जो पोएट्री के पढ़ने से हमें क्या चीजें मिल सकती हैं, या हम किस चीज से रिवार्डेड होते हैं, या पोएट्री के क्यों पढ़ी जाती है, उसका सिंपल सा रीजन आपको बताना है कि पोएट्री के पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो देखिए, पोएट्री जो होती है उसके सबसे बड़ा पढ़ने का रीजन होता है जॉय, एंजॉय करना। ठीक है ना, सबसे बड़ा
जो पढ़ने का रीजन होता है वो होता है जॉय। क्लियर है? तो इस चीज से ध्यान रखिएगा कि पोएट्री का जो सबसे बड़ा रीजन होता है पढ़ने का वो जॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल के ऊपर आप लोग आ गए हैं तो ध्यान से समझिए। वी हैव 4 स्किल। टोटल कितनी स्किल होती है हमारे पास? 4 स्किल्स होती हैं। वो 4 स्किल्स किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए होती है। देखिएगा, लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए ये 4 स्किल जो होती हैं वो यूज होती हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट में यूज होती हैं। ठीक है, देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आपको एक साइंटिस्ट मिलते हैं, नॉम चॉम्स्की। कौन है? नॉम चॉम्स्की। इनकी थियरी को आप पढ़ लो, आप लोग पढ़े भी होंगे नॉम चॉम्स्की की थियरी को। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, सॉरी हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि अपने ग्रामर को वो खुद से जनरेट कर सकता है या अपने ग्रामर को वो खुद से तैयार कर सकता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन 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 डिवाइस होता है। ठीक है, एक्विजिशन डिवाइस होता है जिससे वो क्या करता है, ग्रामर को खुद से जनरेट कर सकता है। नॉम चॉम्स्की के उसमें आपने पढ़ा होगा। अब देखिए लैंग्वेज के डेवलपमेंट में 4 स्किल्स कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहली है लिसनिंग, पहली है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग हिंदी में सुनना बोलते हैं, सुनना। ठीक है, दूसरी है स्पीकिंग, दूसरी है स्पीकिंग, हिंदी में हम इसे बोलना बोलते हैं। ठीक है, बोलना। तीसरी है रीडिंग, तीसरी है रीडिंग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पढ़ना। एंड चौथी जो स्किल है वो है राइटिंग। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं लिखना। हिंदी में इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सुबोपली, इसका सुबोपली। तो शॉर्ट फॉर्म में हम हिंदी में क्या कहते हैं? सुबोपली, सुबोपली। और इंग्लिश में इसी चीज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है LSRW, LSRW। क्लियर हो गया? तो अगर हम LSRW को लिख लें इस तरह से, तो इसमें से 2 ऐसी स्किल होती है जिसके बेस पे हम बच्चे के अंदर कोई सुधार नहीं कर सकते, और 2 ऐसी स्किल होती है कि जिसके बेस पे हम बच्चे के लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, उसके लैंग्वेज में सुधार ला सकते हैं कि जो उसने सीखा है वो सही सीखा है या गलत सीखा है, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। अब वो कौन कौन सी स्किल होती है? तो देखिए, अगर आप कोई भी चीज, जैसे आप अब मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मेरे बातों को सुन रहे हो, तो आपके सुनते समय मैं आपके अंदर कोई भी चेंज नहीं ला सकता, या आप क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, इट्स अप टू यू। मैं आपका ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या समझ रहे हो, जब तक कि आप उस चीज को बोलोगे नहीं। तो भैया जब बोलेगा बच्चा, स्पीक करेगा बच्चा, उस केस में ध्यान से सुनिएगा, जब बोलेगा बच्चा तो उस केस में हम उसकी बोलने के बाद उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो मीनिंग है, उसका जो एक्सेंट है बोलने का, वो सब हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। यानी जब वो बोलेगा तब हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल में सबसे पहली स्किल आ गई आपकी स्पीकिंग। तीसरी जो स्किल है वो है रीडिंग। रीडिंग के बारे में अगर ध्यान से देखोगे तो 2 तरह की रीडिंग आती है। एक होता है कि जो हम अपने अंदर ही अंदर पढ़ते हैं, दूसरा होता है जो हम बोल के पढ़ते हैं। तो जब आप अंदर पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर की कोई डेवलपमेंट कोई भी सामने वाला नहीं कर सकता है अगर आप बोल के नहीं पढ़ोगे, और जब आप बोलोगे तो स्पीकिंग के अंदर आ जाएगा। इसलिए रीडिंग को भी हम प्रोडक्टिव स्किल नहीं मानते। नेक्स्ट है, अगर आपसे कहा गया कि एस्से लिख के दिखाओ, लेटर लिख के दिखाओ, तो आपकी राइटिंग स्किल वहां पे क्लियर आती है। एप्लीकेशन लिख के दिखाओ तो राइटिंग स्किल आपकी समझ में आती है कि आप कैसे लिखते हो, वर्ड्स की कितनी मीनिंग आपको पता है, किस तरीके से फॉर्मेट आपको पता है, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है। उस समय हम आपके डेवलप कर सकते हैं उस प्रोडक्टिव स्किल को। ठीक है, तो बेसिकली 2 प्रोडक्टिव स्किल होती हैं, जिसमें से हमारा क्या आता है, S&W जो होता है, ये होती है प्रोडक्टिव स्किल। ये क्या होती है? प्रोडक्टिव स्किल होती है। ठीक है, और 2 ऐसी स्किल होती हैं जो कि क्या होती हैं, नॉन प्रोडक्टिव स्किल होती हैं। 2 ऐसी स्किल होती हैं जो क्या होती हैं, नॉन प्रोडक्टिव स्किल होती हैं। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो ये 2 ऐसी स्किल होती हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? प्रोडक्टिव स्किल में हमारा स्पीकिंग एंड राइटिंग आता है, ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग आता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ। जो लिंग्विस्टिक्स होता है, ठीक है, वो किस चीज का अध्ययन होता है, या किस लिंग्विस्टिक का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है कि लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। जो लिंग्विस्टिक होता है, ठीक है, यानी भाषाओं का जो अध्ययन होता है वो मानव भाषाओं का अध्ययन होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सब मेथड है, ठीक है। और साउंड्स, मेरा यहां से एक साइंस का सवाल है कि ह्यूमन के अंदर, चलो आप लोग कमेंट करके बताना, ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस पार्ट से होता है? आपके पास ऑप्शन है लैरिंक्स, लैरिंक्स, सैरिंक्स, लैरिंक्स, सैरिंक्स, फेरिंक्स। आपको ये बताना है किस जगह से होता है। मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखा, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तीनों में से क्या आंसर होगा सही। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विथ डिफिकल्टीज इन। जो डिसलेक्सिया होता है वो किस चीज से संबंधित है? नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, चारों स्किल्स लिखी गई हैं। डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम है वो किससे संबंधित? तो बेसिकली डिसलेक्सिया जो मेनली प्रॉब्लम एसोसिएट करती है वो होती है रीडिंग की प्रॉब्लम। पढ़ने की समस्या जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है, ठीक है। याद रखिए, जो लिसनिंग, जो लिखने की प्रॉब्लम होती है उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और, डिस्कैलकुलिया जो होती है, डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया जो होती है इसमें होता है कि मैथमेटिक को सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम होती है, कैलकुलस, ऐसे आप याद रख सकते हो, कैलकुलेशन से आप याद रख सकते हो, कैलकुलेशन से आप याद रख सकते हो। तो इस प्रॉब्लम में जब कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है उसे डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग का क्या पर्पज होता है? तो जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं या फास्ट हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसका क्या पर्पज होता है? तो सिंपल है कि एक स्पेसिफिक डिटेल की वजह से हम एक रैपिड रीडिंग करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल की वजह से, इंटरेस्ट के लिए नहीं करते, एक्सटेंडेड रीडिंग नहीं होती है, सीकिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसमें क्या होती है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की वजह से रैपिड रीडिंग जो होती है वो आपके चलती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हाट डज द गंगेस सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू? देखिए ये क्वेश्चन है लिटरेचर से। अब ये किस क्लास का लिटरेचर है? तो जब हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का एक चैप्टर है जिसका नाम है द गंगा। वो किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो गंगा के बारे में काफी ज्यादा डिटेल वहां पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो स्पेशली जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, स्टेट एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं ये सब क्वेश्चन। कि जैसे मान लो यूपी बोर्ड में आई थिंक ये बुक चलती है 10th क्लास में, तो उसी के अंदर ये चैप्टर है, आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर है, ठीक है, यूपी बोर्ड के अंदर। तो उसी के अंदर ये चलता है जिसमें द गंगा लिखा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि पूछा गया है कि गंगा जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, किस चीज का सिंबल है गंगा। तो देखिए लिखा गया है इट इज, अब नॉर्मली भी आप इस चीज को कर सकते हो, नॉर्मली भी आप इस चीज को समझ सकते हो कि किस चीज का सिंबल है, क्योंकि आपको पता है गंगा की जो महत्ता है वो आपको भी पता है। इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हमें बताना है इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। ये भारत के सबसे पुराने, जो पुराना कल्चर है एंड जो पुरानी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका सिंबल है। लिखा गया है इट इज सिंबल ऑफ चेंजिंग सीजन ऑफ इंडिया, नहीं गलत है। इट इज सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, नहीं गलत है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता और पुराने कल्चर का ये सिंबल है, क्योंकि गंगा को जब भी हम लोग पूजने जाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी पुरानी सभ्यता क्या है, कि हम नदियों की भी पूजा करते हैं, ठीक है।
तो ये पुरानी सिविलाइजेशन को और पुरानी सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो 10th क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 10th, इसके पहले 10 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करवा रखे थे। सो ये आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डैमेज द क्रॉप ऑफ लेंचोज फील्ड। ये देखो, ये भी चैप्टर जो है वो स्पेशल यूपी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, ठीक है। यूपी बोर्ड के अंदर हाई स्कूल की ही बुक में एक सप्लीमेंट्री की बुक आती है, आई थिंक सप्लीमेंट्री की बुक में क्या है कि इसको रखा गया है सप्लीमेंट्री की बुक में, जिसमें एक चैप्टर का नाम है ड्रॉट, ठीक है। चैप्टर का नाम है ड्रॉट, या आई थिंक अ लेटर टू गॉड नाम है, हाँ अ लेटर टू गॉड नाम है, अ लेटर टू गॉड नाम है, जिसको लिखा है जीएल फ्यूंटेस ने, जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है, ठीक है। तो अ लेटर टू गॉड से ये लिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ओले पड़ जाते हैं बारिश के कारण, जिससे लेंचो की जो फसल है, लेंचो के जो खेत में फसल होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। तो सिंपल है, हेल स्टोन्स के कारण उसकी जो फसल होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एंड याद रखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा द जोरावर क्लासेस का जो ऐप है वो आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड केबीएस का जो स्पेशल कोर्स है वो आपका वेट कर रहा है और आपको वहां पे जाना चाहिए, डेमो क्लासेस देखनी चाहिए, देन आपको अपने आप को इसमें इनरोल करना चाहिए। क्यों, उसका रीजन बताता हूं। आपसे 700 स्टूडेंट पहले से इनरोल कर चुके हैं और ये 700 स्टूडेंट 300 प्लस वीडियोज को देख चुके हैं। अब इनका पूरा टारगेट है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा ये पूरे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, इनका जो डाउट्स होगा वो क्लियर करेंगे। अगर आप लोग नोटिफिकेशन के टाइम पे सिर्फ वीडियो कोर्स को लेने जाएंगे तो आपको पहले तो 300 वीडियोज देखनी पड़ेंगी उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, देन आप क्वेश्चन आंसर पे आओगे, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाओगे। याद रखिए 1 जुलाई तक जो कोर्स की प्राइस है वो केवल 2999 है, और 1 जुलाई से जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 3999 की। सो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए, और उसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना है, ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर का सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है। और जैसे ही ऐप इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, वहां पे एक नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको अगर लेना भी होगा तो और बच्चों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे उसकी क्या प्रोसेस है या क्या रिस्पांस है। जो बच्चे लिए हैं वो बच्चे भी आपको रिस्पांस बता देंगे। एंड जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।